हेलो गाइस, आई एम आयुष निर्वाल एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रेन रॉट स्टडीज़। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं द रशियन रेवोल्यूशन। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में हो जाए, लेकिन अभी मुझे कोई आइडिया है नहीं। मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ, आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ एंड आपके साथ ही पढ़ा रहा हूँ। एंड मुझे कोई आइडिया नहीं है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। मैक्सिमम 2 वीडियोज़ बनेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि एक में निमट जाए, या फिर दो तो बन ही जाएंगे मेरे ख्याल में। तो रशियन रेवोल्यूशन, इसका वैसे पूरा नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका पूरा नाम है सोशलिज्म, वेट, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो क्या है सोशलिज्म? सोशलिज्म बेसिकली क्या है कि सबको एक जैसा देखना, सब एक समान है। मतलब अगर तुम्हारी 15 पैसे तनख्वाह है और तुम किसी और की 20 पैसे है, तो उसकी 20 पैसे भी नहीं हो सकती, उसे सामान वही खरीदना पड़ेगा जो तुम खरीद रहे हो। सोशलिज्म इस हद तक का पहुंच गया था रशिया में, क्योंकि वेल्थ क्लास डिस्पैरिटीज, ऊपर नीचे की सोसाइटी से इतना तंग हो चुके थे लोग कि सोशलिज्म की इतनी ज़्यादा मांग होने लगी। ठीक है, तो पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने कंप्लीट देखा। पता है क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन ना फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था। मतलब उसके जैसा ना पूरी दुनिया में और कोई रेवोल्यूशन आया नहीं था तब तक। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उससे पहले आया, लेकिन एक पॉलिटिकल चेंज लाने वाला रेवोल्यूशन उससे पहले नहीं आया था। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया ना, तो उससे ना बाकी कंट्रीज ने भी इंस्पिरेशन लेनी स्टार्ट कर दी। क्या लेनी? इंस्पिरेशन लेनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, आप वंडर कर रहे हो कि आज थोड़ी ठीक हैंड राइटिंग क्यों आ रही है? तो मैंने अपनी सिस्टर से पेन टैब बोरो किया है, तो पता नहीं कितने दिन तक ये चलेगा, उसके बाद फिर हम वहीं लौटेंगे या फिर मैं खरीदूंगा, देखते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी स्टडीज़ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एंड वही अपना मज़े में पढ़ेंगे। वही मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई पढ़ने के लिए मत पढ़ो, पढ़ाई इंजॉय करो। ठीक है, एक स्टोरी की तरह देखो, तुम्हें मज़ा आ जाएगा पढ़ के कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ कि फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था ना, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो उससे ना दो आदमियों ने इंस्पिरेशन ली थी। एक तो राजा राम मोहन रॉय, और एक थे अपने देरोजियो। देरोजियो, इन दोनों ने ना इंस्पिरेशन ली थी। अच्छे से लिखते हैं, आज तो पेन टैब है। रॉय एंड देरोजियो। तो ये इंडिया के ना कुछ थिंकर्स थे, कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे उस टाइम के, फ्रेंच रेवोल्यूशन 19 अर्ली 19 सेंचुरी के, जिन्होंने ना इंस्पिरेशन ली थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये तो इंडिया का एग्जांपल हो गया, ऐसे ओवर द वर्ल्ड लिया था। तो ऐसे ही रशिया में भी लोग सोचने लग गए थे, जो आगे जाके बनता है रशियन रेवोल्यूशन। ये पिक्चर देख रहे हो भाई, पिक्चर्स के साथ पढ़ने में ना अलग ही फील आती है। तुम बिना पिक्चर्स के पढ़ोगे ना, ऐसा यार क्या देख रहे हैं, लेकिन पिक्चर्स एंड मीम्स के साथ पढ़ोगे ना, तो हाँ भाई कुछ बात, कुछ तो है, कुछ तो कर रहे हैं हम। तो हाँ, और ये इस चैनल पे ना देखो, मैं बेसिकली पढ़ाई इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि कोई भी देख सकता है जिसे ये चैप्टर देखना है। बेसिकली मेरा एम तो है DSSS, क्योंकि उसकी मैंने खुद तैयारी की थी एक बार, TGT और PGT, क्योंकि दोनों में ही वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, दोनों में ही वर्ल्ड हिस्ट्री आती है ना। ये देखो यहाँ पे, दोनों में ही वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, और क्लास 9th तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि क्लास 9th का ही सिलेबस है। एक्चुअली देखा जाए ना, तो क्लास 9th का ही सिलेबस है जो DSSS में सीधा बताया गया है। तो क्लास 9th के बच्चों के लिए भी है। बहुत ही अजीब वियर्ड सा कॉम्बिनेशन होगा ना, DSSB, KVS, TGT, PGT के एग्जाम्स के, और क्लास 9th के बच्चे साथ में देख रहे हैं वीडियोस। बट है ये, इसमें हर चीज़ डिटेल में होगी, एंड मुझे नहीं लगता कोई भी कुछ भी मिस आउट करेगा। तो किसी को भी कोई भी भड़क लेने की जरूरत है नहीं, अपना मस्त तुम ये स्लाइड देखो एंड दैट इज इनफ फॉर यू। तुम्हें उसके बाद कुछ जरूरत नहीं है, यही रिवाइज कर लो, इसे ही 2x पे देखो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरी वीडियोस ना 1.25x पे देखा करो, 1.25x पे देखा करो, ताकि तुम्हें पिक्चर परफेक्ट क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने चैप्टर पे, चलते हैं। हाँ, तो अभी ना, मतलब बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। तो
जैसे मैंने बताया कि जगह जगह अलग अलग कंट्रीज में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि अगर वो कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते क्या भाई? हमारे क्या दो हाथ पैर नहीं है क्या? उनके ही है क्या बस? तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ना ऐसे ही ना बातें होने लग गई। जाहिर सी बात है, तुम कोई भी बात करोगे तो मैं जैसे गांव में नहीं होने लग जाती बातें, चार दादाजी दादा लोग बैठे होते हैं बाहर चाय पे चर्चा, ऐसी ही ना बातें होने लग गई। और बातें जब होंगी ना जहाँ जहाँ देखियो, वैसे ही उन चार लोगों का ग्रुप बन जाएगा। ऐसे ना थिंकर्स, ऐसे ना ग्रुप्स बनने लगे, तो तीन टाइप के ग्रुप्स बन रहे थे, ठीक है? तीन टाइप के ग्रुप्स में डिवाइड हो रही थी सोसाइटी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। एक थे हमारे आ, हाँ, एक थे हमारे लिबरल्स, लिबरल्स। एक थे हमारे रेडिकल्स। ये बेसिकली ना थोड़े सेम से हैं, लेकिन कुछ इनमें अलग कुछ डिफरेंसेस हैं। और एक थे हमारे कंजर्वेटिव्स। बेसिकली ये है ना, जो ये हमारे कंजर्वेटिव्स हैं, इन दोनों, ये दोनों कोई भी बातें करते थे ना, उनकी बातों को ऐसे रिएक्शन से अपोज करते थे, ये क्या है भाई, क्या बोल रहे हो? कंजर्वेटिव्स मतलब बेसिकली हमारी हिस्ट्री ही बेस्ट है भाई, चाहे हिस्ट्री ने नाश मारा हो, विमेन वगैरह है उनको इक्वल राइट्स ना दिए हों, एंड क्या कहते हैं, सोशल डिस्पैरिटीज कोज की हों, मतलब सोसाइटी कितनी खराब थी पहले से कोई परवाह नहीं, लेकिन ऐसे मत बोलो हमारे सोसाइटी के खिलाफ, हमारी सोसाइटी तो पहले ही बेस्ट थी। तो वो कंजर्वेटिव्स थे। उस उनका ये रिएक्शन होता था, ये रेडिकल्स और लिबरल्स के खिलाफ। पर ना इसका ये मतलब नहीं है कि लिबरल्स और जो ये हमारे रेडिकल्स हैं ये बिल्कुल सेम थे। इनमें भी कुछ डिफरेंसेस थे। इनके डिफरेंसेस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लिबरल्स के यहाँ पे और रेडिकल्स के वहाँ पे उस साइड, ठीक है? लाइन, एक ग्रेट लाइन ऑफ डेमार्केशन देखो मेरी तुम। तो यहाँ पे इनके डिफरेंसेस क्या थे? ये चाहते थे ग्रेजुअल स्लो चेंज, स्लो चेंज। ये चाहते थे फास्ट चेंज। इनका क्या था देखो, कुछ इनमें सिमिलैरिटीज भी थी कि दोनों चाहते थे कि प्राइवेट एब्सोल्यूट मोनार्की ना हो, इंडिविजुअल राइट्स हो। लेकिन ये ना थोड़े और मॉडर्न थे। रेडिकल्स बेसिकली बोल्शेविक्स, तुम याद रखना आगे आएंगे बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स भी रेडिकल्स ही थे जो एकदम फास्ट चेंज चाहते थे। लेकिन है ना, ये डेमोक्रेट्स नहीं थे, वर नॉट डेमोक्रेट्स। क्यों नहीं थे? क्योंकि ये विमेन के राइट्स के खिलाफ थे। ये विमेन के राइट्स को डिमांड नहीं कर रहे थे। लेकिन ये, इन्होंने विमेन के राइट्स को भी डिमांड किया है। पर इन दोनों में ना फिर भी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों इंडिविजुअल राइट्स की बातें करते थे, इंडिविजुअल राइट्स। बट वही है ना, पूरी सिमिलैरिटीज नहीं है। स्लो ग्रेजुअल चेंज अगेंस्ट, क्या कहते हैं, वेट अ सेकंड गाइस। हाँ, तो ये है ना, मतलब इंडिविजुअल राइट्स की बातें तो करते थे, लेकिन उनमें भी ना डिफरेंसेस थे। जैसे वुमेन को सपोर्ट करते थे, ये वुमेन को सपोर्ट नहीं करते थे, वुमेन की मूवमेंट्स को। ये स्लो चेंज चाहते थे, ये फास्ट चेंज चाहते थे। ये बेसिकली थोड़ी और मॉडर्नाइज थे। इनको ये लग रहा था कि चेंज चाहिए, नहीं तो सोसाइटी गई, डूब गई। एक आते हैं हमारी ये, इनका रिएक्शन ये था इन दोनों की बातें, अबे क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, हमें नहीं चाहिए चेंज, हमारे राजा सबसे महान, राजा सबसे महान। ये तो मैं वैसे लिख रहा हूँ बेसिकली, बिल्कुल चेंज नहीं चाहिए था इनको। ये चाहते थे कि हमारे आइडियाज, हमारी हिस्ट्री प्रिजर्व रहे, कंजर्व्ड रहे, चाहे उसने नाश मारा हो पूरी वुमेन सोसाइटी का, लोअर क्लास सोसाइटी का, लेकिन हमारी सोसाइटी कंजर्व रहनी चाहिए। हालांकि देखो, पता तो इनको भी था कि कुछ चेंज तो इनएविटेबल है, लेकिन 99% चेंज नहीं होना चाहिए, सोसाइटी प्रिजर्व्ड रहनी चाहिए। कुछ चेंज तो इनएविटेबल है, वो तो इनको भी पता था, ठीक है? ये नहीं कि बिल्कुल ये इनको पता था कि चेंज 100% नहीं होना चाहिए। कुछ चेंज तो देखो इनएविटेबल था, लेकिन ये 99% ज़्यादातर ये कंजर्व करना चाहते थे अपनी उसको, ठीक है? आगे चलते हैं। हाँ, एक और बात बताना भूल गया, ये बिल्कुल मतलब वैसे नहीं थे कि प्रिजर्व तो करना चाहते थे, बोल रहे थे कि चेंज होगा, लेकिन वो ओवर द सेंचुरीज बिल्कुल स्लो प्रोसेस होगा, इतना टाइम थोड़ी है भाई हमारे पास, या फिर होगा ही नहीं, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और चेंज वो भी जो ओवर द सेंचुरीज होगा वो भी बहुत कम होगा।
ना के बराबर। नहीं तो हमारा प्रिजर्व रखो सब कुछ, हम तो पुरानी सोच वाले हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये तो हो गया। अब थोड़ा ना रशियन रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड देखते हैं कि सोसाइटी कैसी थी जो रेवोल्यूशन हुआ। ये तो हमने थिंकर्स देख लिए कि क्या क्या लोग डिवाइडेड थे किस किस सोच में। सोसाइटी कैसी थी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जिसकी वजह से रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, हाँ आगे जाने से पहले ना एक बार कंडीशंस देख लेते हैं कैसी थी सोसाइटी, क्या क्या था। तो कंडीशंस कैसी थी सोसाइटी की, कंडीशंस। एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया, अब ना जो लोअर क्लास थी, जो मतलब फार्मिंग वगैरह कर लेती थी या कुछ और काम कर लेती थी, वो ना फैक्ट्रीज में आने लग गई। फैक्ट्रीज में, वो फैक्ट्रीज थी प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। इनकी वेजेस ना लो होती थी, वेजेस लो। वर्क आवर्स ज्यादा होते थे, वर्क आवर्स ज्यादा होते थे। तो ना एक्सप्लॉइट हो रहे थे, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट। ठीक है, एक्सप्लॉइट तो हो ही रहे थे। अब दिक्कत पता है क्या थी, इसमें चिल्ड्रन भी थे, ऐसा कोई लो नहीं थे, चिल्ड्रन भी एक्सप्लॉइट हो रहे थे, चिल्ड्रन भी एक्सप्लॉइट हो रहे थे। तो इनके लिए ना, वैसे ना कुछ, तुम्हें एक मैं फन फैक्ट बताता हूँ, कुछ फैक्ट्री ओनर्स ना खुद रेडिकल्स और लिबरल्स भी थे। बट ना ये चाहते थे कि जो काम करने वाले हों वो एजुकेटेड हों, उन्हें उनके खुद के राइट्स हों, इंडिविजुअल राइट्स हों। ये मैंने 2 बार बता दिया, आप भूल मत जाना। इंडिविजुअल राइट्स हों, एंड क्या कहते हैं, इनकी वेजेस अच्छी खासी हों। और एक हाथ, मतलब हालांकि ओनर्स थे ये, लेकिन इनकी सोच, उनमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो सोचते थे समाज के बारे में। तो ना ऐसे नेशनलिस्ट का इमरजेंस होने लगा। ये बेसिकली रेडिकल्स और लिबरल्स, कई नेशनलिस्ट भी थे इनमें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये प्रजा का इतना सोच रहे हैं तो ये नेशन का सोच रहे हैं। ऐसे ही ना, ये सिर्फ रशिया तक सीमित नहीं थे, क्योंकि फ्रांस ने सबको वो किया था, इन्फ्लुएंस किया था। तो ये अलग अलग कंट्रीज जैसे कि इटली, जर्मनी एंड फ्रांस, फ्रांस ऐसे थोड़ी रेवोल्यूशन के बाद रुक ही गया, हर जगह इन्फ्लुएंस हो रहा था, हर जगह जा जाके मूवमेंट्स कर रहे थे, हर जगह जाके मीटिंग्स कर रहे थे, ग्रुप्स फॉर्म कर रहे थे। तो ऐसे ही ना एक नेशनलिस्ट है, हाँ, हर जगह जाके जो मोनार्क्स हैं उनको थ्रो करने की प्लानिंग कर रहे थे। मतलब मोनार्क्स, क्योंकि एब्सोल्यूट अथॉरिटी के तो ये खिलाफ थे ना, उनको थ्रो करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे ऊपर देखो, तो ऐसे ही ना एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, इटालियन नेशनलिस्ट, इटालियन नेशनलिस्ट, जिनका नाम है गिसेप मजीनी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, गिसेप मजीनी। स्पेलिंग हाँ यही है शायद, मजीनी। ठीक है, ठीक है। इन्होंने ना, ये बहुत फेमस नाम है, इन्होंने बहुत राइटिंग्स लिखी, बहुत बुक्स पब्लिश की, और इस चीज को ना बढ़ावा दिया कि मोनार्की नहीं होना चाहिए, इक्वल, सबके इक्वल राइट्स होने चाहिए। बेसिकली नेशनलिस्ट थे ये। अपनी जनता का, अपनी नेशन के सिटीजन्स के बारे में इन्होंने बहुत सोचा। एंड इटालियन नेशनलिस्ट थे। क्या थे? इटालियन नेशनलिस्ट। और ये इनका दौर शुरू होता है मतलब 1815 के आसपास। अगर बोले ना 1815 में कौन थे, कौन से इटालियन नेशनलिस्ट थे जिन्होंने फाइट की इक्वल राइट्स के लिए, तो सीधा सीधा नाम आएगा गिसेप मजीनी। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब ना जैसे मतलब क्या हो रहा था कि सोशलिज्म, जैसे चैप्टर का नाम ही है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? सोशलिज्म का मतलब होता है कि मतलब, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लूँ मैं। तो सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? सोशलिज्म का मतलब होता है कि सब इक्वल है, एंड इक्वल वेजेस, कम्युनिज्म, बेसिकली कम्युनिज्म एक कम्युनिस्ट सोसाइटी है, सब कुछ इक्वल है, इक्वल वेजेस, एंड कैपिटलिज्म की कोई जगह नहीं है। कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म होता है जो प्राइवेट फर्म्स वगैरह होती है, बिजनेस वगैरह होते हैं,
जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं, इंडिविजुअल ओनर्स होते हैं बड़ी बड़ी फर्म्स के, जो अपना बिजनेस खोल सकते हैं, तो वो मार्केट, उस मार्केट को कैपिटलिस्ट मार्केट बोलते हैं। और सोशलिस्ट जहाँ सब इक्वल है, कोऑपरेटिव्स के द्वारा ओन किया जाता है रेदर देन अ सिंगल इंडिविजुअल। तो अलग अलग टाइप के सोशलिस्ट एमर्ज होने लग गए। कुछ बिलीव करते थे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है मतलब जैसे कोई फर्म है, एक आदमी की जगह उसे मान लो एक बोर्ड, बोर्ड के अंडर आती है वो फर्म, जिसे मान लो पूरी कम्युनिटी ओन करती है एज अ होल। जैसे पार्क हो गए, पार्क बेसिकली मतलब एक पूरी सोसाइटी ओन करती है उसको। एक पब्लिक पार्क हो गया, पब्लिक तो चलो बिल्कुल ही पब्लिक होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब एक ओनर नहीं है, उसके मल्टीपल ओनर्स हैं, ठीक है। लेकिन पीपल के हाथ में कंट्रोल नहीं है, इनडायरेक्ट पीपल के हाथ में कंट्रोल है, उन्हें उन्हें वो इलेक्ट करते हैं फिर बोर्ड मेंबर्स का, ऐसा कुछ। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बिलीव रखने वाले सोशलिस्ट लोग आने लग गए। और कुछ बिलीव करते थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज कुछ नहीं होती, वो फिर से प्राइवेट ही हो जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज शुड बी फ्यूल्ड, शुड बी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी से कुछ नहीं होता। इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल इसका, एक नाम भूल गया मैं, नहीं रॉबर्ट कुछ था, रॉबर्ट ओनवेड थे शायद, ओनवेड, रॉबर्ट ओनवेड। ईयर भी इनका लिख लेना, आ जाता है। बट रॉबर्ट ओनवेड, वो इनके प्राइम एग्जांपल है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज होनी चाहिए रेदर देन वन इंडिविजुअल। लेकिन एक फ्रांस में भी एक सोशलिस्ट थे जिनका नाम था, ये बहुत फेमस है, लुइस ब्लांक, लुइस ब्लैंक कह लो। ये फ्रांस, फ्रेंच सोशलिस्ट थे, ठीक है। इनका मानना था कि गवर्नमेंट जब तक सपोर्ट ना करे ना, और कैपिटलिस्ट की जगह इनको रिप्लेस ना करे कोऑपरेटिव्स को, कैपिटलिस्ट मतलब एक इंडिविजुअल के द्वारा, कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर एक सोसाइटी द्वारा ओन्ड चीज, इनको रिप्लेस ना करे, तब तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज चल नहीं सकती, वो चल नहीं सकती, ठीक है। बेसिकली सिमिलर व्यूज हैं बट हल्का सा डिफरेंस है। इन्होंने गवर्नमेंट का कोई मेंशन नहीं किया है, ठीक है। ये तो बच्चे हैं, मतलब बच्चे तो मैं गलत कह रहा हूँ कोई कभी मुझे बोल दे क्यों बोला बच्चे, मेरे ऑब्वियसली हमसे तो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है। लेकिन इनसे भी बड़े सोशलिस्ट जो एमर्ज होके आए बाद में, मैं रब कर रहा हूँ, इनसे भी बड़े सोशलिस्ट जो एमर्ज होके आए, उनका नाम था कार्ल मार्क्स। ये दिख रहे हो भाई साहब, ये बूढ़ाऊ, ये सेंटा क्लॉज जैसे, इनका नाम था कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सोशलिस्ट्स। एंड इनको बोलते हैं फादर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बाय द वे डीएसएसबी वगैरह टीचिंग एग्जाम्स में, फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म, मॉडर्न सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स। इनकी कंट्री भी लिख लो, कंट्री भी लिख लो इनकी। बेसिकली जब तो वो प्रशिया थी, प्रशिया, लेकिन मॉडर्न डे जर्मनी, जर्मन सोशलिस्ट कह सकते हो आप इनको, या फिर प्रशियन भी बोल सकते हो, प्रशियन बोल रहे हैं, रशियन नहीं है, प्रशियन, PRUSSIA। ये वही प्रशिया है जिसके साथ हमारे वो मोटा भाई लुइस 16 उसमें आ गए थे अलायंस में, और 1792 में नेशनल असेंबली ने उनको रोक दिया था, ठीक है, ठीक है। तो इनका मानना था कि कैपिटलिस्ट बिल्कुल बेकार है, कैपिटलिज्म। एक आदमी हमें बाय फोर्स, बाय हुक और बाय क्रुक कैपिटलिज्म को हटाना चाहिए इंस्टेंटली। एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी की इन्होंने बात की थी, कम्युनिस्ट सोसाइटी, बेसिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, बेसिकली सोशलिस्ट सोसाइटी की इन्होंने बात की थी। इनके साथ एक और नाम आता है, फ्रेडरिच एंजल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों बाद में आते हैं उन दोनों के, रॉबर्ट ओनवेड और हमारे लुइस ब्लैंक के, बेसिकली उनके बाद में इन्होंने कैरी ऑन की थी सोशलिस्ट, की, सोशलिज्म की, सोशलिज्म की लेगेसी उनके बाद, ठीक है।
इनका वही ना, वर्कर्स वर्कर्स जो थे ना, वर्कर्स वही एक्सप्लॉइट हो रहे थे। तो इन्होंने डायरेक्टली वर्कर्स की बात की थी, क्योंकि वर्कर्स ही एक्सप्लॉइट हो रहे थे उस टाइम में, कि वर्कर्स को रिप्लेस करना चाहिए बाय फोर्स, मूवमेंट्स करनी चाहिए, कैपिटलिज्म को रिप्लेस करना चाहिए और सोशलिज्म को लाना चाहिए। एंड इन्होंने एक स्टेटमेंट भी बोली थी कि कम्युनिस्ट सोसाइटी इज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, कम्युनिस्ट सोसाइटी ही अच्छी सोसाइटी है, कैपिटलिज्म तो बेकार है बिल्कुल। आगे देखते हैं और थोड़ा सोशलिज्म के बारे में। अब मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, जैसे ये थे ना हमारे, मान लो हमारे जो ये थे कंजर्वेटिव्स थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, और जो हमारे सोशलिस्ट्स हैं, ये दोनों ना बेसिकली सेपरेट है। लेकिन हो सकता है एक बंदा दोनों, मान लो मैं हूं ये, कितना क्यूट है ये, मान लो शेफ भी है एंड आर्मी ऑफिसर भी है, लेट्स सपोज। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना, आर्मी ऑफिसर और शेफ बेसिकली सेम चीज है। शेफ अपने अलग ऑक्यूपेशन है, आर्मी ऑफिसर अलग ऑक्यूपेशन है। हाँ, एक बंदा दोनों हो सकता है। ये अलग आइडियाज है जिनको वो फॉलो करता है, ये अलग आइडियाज है, ये चेंज इंडिविजुअल राइट्स पर फोकस करते हैं, ये कम्युनिटी पे फोकस करते हैं। बट ये अलग ग्रुप्स थे और ये अलग ग्रुप्स थे। इनका इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो गया था अर्ली 19th सेंचुरी में, और इनका लेट 19th सेंचुरी तक बढ़ा। अब इनका तो हमने देख लिया, इनका हम देखते हैं क्या क्या हुआ। ये तो बेसिकली हर जगह उसमें थे, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वगैरह। ये बाद में हुआ, और कार्ल मार्क्स जैसे इन्फ्लुएंसर्स ने इसे, सोशलिस्ट ने इसे बढ़ाया। और ओवर द टाइम ना 1889 में जाके, 1870s बोल लो, बट 1889 में कुछ हुआ। एक सेकंड इंटरनेशनल, इसे नोट डाउन कर लेना चाहे, सेकंड इंटरनेशनल नाम की बॉडी बनी पेरिस, फ्रांस में, पेरिस में। अब सोचो कि रशिया की बात कर रहे हैं, पेरिस कैसे? बेसिकली ना सोशलिज्म ऐसे नहीं था रशिया में ही था, पूरे यूरोप में फैल रहा था, पूरे यूरोप में। सारे सोशलिस्ट ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्रीज अपने एफर्ट्स को ना एक ही डायरेक्शन में डाल रहे थे। तो ऐसे ना सारे ग्रुप इकट्ठे होकर एक मेजर बॉडी बनी पूरे पेरिस में। जैसे एक यूरोपियन यूनियन नहीं है, सारे कंट्रीज को मिला के आज के टाइम पे, ऐसी एक बॉडी बनी, जैसे यूएनओ है, ऐसे कोई इंटरनेशनल टाइप बॉडी बनी, सेकंड इंटरनेशनल, जो पूरे यूरोप के सारे देशों में सोशलिस्ट एजेंडा को फैलाने का काम करेगी। ये 1889 में बनी, जुलाई में टू बी प्रिसाइज, डेट मुझे याद नहीं है। एंड 1916 तक ये रही। अब इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ, इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ। जो वर्कर्स थे ना, वर्कर्स, अब तुम देख रहे हो उनकी वेजेस के लिए अलग ही स्ट्रगल चल रहा है। वर्कर्स का है जो वेजेस के लिए, और रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स और राइट टू वोट वगैरह 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 के लिए अलग ही स्ट्रगल चल रहा है अपना साइड में, सोशलिस्ट से अलग। हालांकि सोशलिस्ट इनको ही सपोर्ट कर रहे हैं, बट इनका अलग स्ट्रगल चल रहा है। हाँ, इन्होंने एक पार्टी के साथ क्लोजली वर्क किया और उसे जिता भी दिया। उस पार्टी का नाम था SPD, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। एस SPD कैसे, SDP हुआ ना? हाँ, कुछ भी बोलो, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। और 1905 तक ना, 1905 तक इन्होंने ना, वर्कर्स वगैरह ने, लेबर्स ने एक लेबर पार्टी भी फॉर्म कर ली थी इनके ग्रुप्स ने। लेबर पार्टी बहुत फेमस पार्टी है ब्रिटेन की। 1905 में नहीं हुई थी ये, एनसीईआरटी में मेंशन है 1905 तक। बाय 1905 लेबर पार्टी फॉर्म हो गई थी। ठीक है, लेकिन सोशलिस्ट की ना कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई कभी तक। हालांकि हो सकता है लिबरल्स एंड रेडिकल्स की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, लेकिन बेसिकली लिबरल्स एंड रेडिकल्स हमेशा से ही गवर्नमेंट का हिस्सा रहे थे, क्योंकि ये रिच ओनर्स भी थे। हालांकि लड़े मॉडर्नाइजेशन के लिए, इंडिविजुअल राइट्स के लिए, लेकिन ये हमेशा से गवर्नमेंट का हिस्सा थे। और ये बहुत पुरानी चीज़ थी सोशलिस्ट से, सोशलिस्ट न्यू एमर्जिंग चीज़ थी। 1940 तक हम देखेंगे रेवोल्यूशन आगे आगे कैसे होगा, और वोल्शेविक्स नाम के जो रेडिकल्स हैं, बेसिकली सोशलिस्ट मिक्स ग्रुप है, वो 1914 में जाके कैसे अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। 1914 तक सोशलिस्ट की गवर्नमेंट नहीं बनी थी। ठीक है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट इन्हीं के द्वारा रन की जा रही थी, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स, इन्हीं के द्वारा गवर्नमेंट रन हो रही थी। और कुछ हद तक साइड में अपने मोनार्की भी चल रही थी, मैं बताऊंगा आगे।
मोनार्की तो एग्जीक्यूटिव पावर होगी, लेजिस्लेटिव में अपना लिबरल्स रेडिकल्स यही चल रहे थे। अभी सोशलिस्ट इतने पावर में आए नहीं थे लेट 19 सेंचुरी तक। आगे देखेंगे अपने कैसे आते हैं पावर में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, तो जो मैंने आपको डेट बताई ना 1914, वो तो है यूरोप में पहली बार गवर्नमेंट आ रही है सोशलिस्ट की। लेकिन जो रशिया में सोशलिज्म आया था ना, सोशलिस्ट गवर्नमेंट पहली बार आई थी रशिया में, वो आई थी 1917 में। ये ईयर याद रखना। ये अब यूरोप की बात कर रहे थे ना, सेकेंड इंटरनेशनल वगैरह वगैरह वगैरह। तो 1914 में पहली बार यूरोप में सोशलिस्ट गवर्नमेंट आती है किसी और देश में। लेकिन रशिया की बात करें स्पेसिफिक, तो उसमें 1917 में आई थी। हुआ था, कैसी कैसी इवेंट्स हुई थी वो बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। अब हमेशा की तरह अपने आ जाते हैं बैकग्राउंड पे। अपने बैकग्राउंड में क्या होता है, एक किंग होता है। पोज देख रहे हो, पोज मार रहा है कैसे, अपने मोटा भाई लुइस 16 की तरह। एक किंग होता है जो अपने आप को सब कुछ मानता है। ये इसके बाइसेप्स बना देता हूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ। आई एम ऑल माइटी, आई एम ऑल माइटी। ये सबकी थिंकिंग होती है भाई। मैं बोलूंगा तो काम होगा, मैं बोलूंगा तो नहीं होगा। और इस चक्कर में ना पूरे देश की ऐसी की तैसी करके रख देते हैं ये एब्सोल्यूट मोनार्क्स, ठीक है। तो जार निकोलस नाम है इन भाई साहब का। क्या नाम है? जार निकोलस टू। जैसे लुइस 16 थे ना, उनसे स्टार्ट होती है रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऐसे ही इन्होंने भी नाक में दम कर दिया था हमारे भाई साहब ने। इन्होंने रूल किया था 1914 तक। अब तुम सोचोगे इस 3 साल में क्या हुआ। इन 3 साल में इनका उतार चढ़ाव, बेसिकली ये मर गए होंगे इसके आसपास, मैं बताऊंगा आगे जाके स्पेसिफिक्स। उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, फिर 1917 में फाइनली गवर्नमेंट बनती है सोशलिस्ट। 1914 में द रशियन एम्पायर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। सिर्फ मॉस्को के अराउंड का की कंट्री नहीं थी जो आज है। उस टाइम पे बहुत बड़ा था रशियन एम्पायर था जो हमारा। उस टाइम का रशिया देखो तुम, ये देखो, इमेजिन करो भाई, ये है इंडिया, ये इंडिया है। और बल्कि इसमें अभी पाकिस्तान इंक्लूडेड है इस मैप में, क्योंकि ये 19th सेंचुरी का मैप है। तो ये पाकिस्तान तो अलग हो गया यहाँ से, पाक। ये इंडिया है जहाँ से हम बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ दिल्ली से, दिल्ली के पास से। ये रशिया देखो भाई तुम, मतलब ये मंगोलिया आ गया, ठीक है। यहाँ से यूक्रेन, बेलारस वगैरह आ गए। मैं बता देता हूँ कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड थे उस टाइम पे रशिया में। तो उस टाइम पे ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करो। ये देखो, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है। फिनलैंड हो गया, फिनलैंड। लैतिविया। ये लिख लो कि उस टाइम के एम्पायर में इंक्लूडेड क्या क्या था। ये सीधा क्वेश्चन आएगा कि कौन सा कंट्री इंक्लूडेड नहीं था। एस्टोनिया, लिथुआनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, मतलब आधा पोलैंड मान लो, यूक्रेन एंड बेलारस। ये देख रहे हो, मॉडर्न रशिया प्लस दिस। मॉडर्न रशिया, मॉडर्न रशिया कितना है आज? आज इतना है रशिया, इतना है रशिया आज। ये मॉडर्न रशिया, ये जो देश देख रहे हो ना, ये आप देश देख रहे हो यहाँ पे, ये कजाकिस्तान, मेरे ख्याल में कजाकिस्तान है, ये था। हाँ, और भी थोड़े हैं मेरे ख्याल में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जियोर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। अजरबैजान मेरे ख्याल में यहाँ पे है कहीं पे, अजरबैजान। और रशिया ना बेसिकली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। मतलब एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, टू बी प्रिसाइज, सीधा क्वेश्चन अगर आए तो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, ग्रीक स्टाइल क्रिश्चियनिटी। लेकिन एम्पायर में सब थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये रीजन्स देख रहे हो सेंट्रल एशिया के, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है मुस्लिम्स भी होंगे। आज हालांकि कम हो गए हैं लोग, क्योंकि
सेपरेशन हुआ है 1991 में सोवियत यूनियन का, लेकिन उस टाइम पे मुस्लिम्स भी थे, मुस्लिम्स, यहाँ से मंगोलिया से कुछ बुद्धिस्ट भी होंगे, बुद्धिस्ट्स भी थे, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स का वो था, लेकिन मेजरली क्रिश्चियनिटी था, मेजरली क्रिश्चियनिटी था, जो बेसिकली ब्रिटेन वाली क्रिश्चियनिटी है ना, क्लासिक क्रिश्चियनिटी, वो वाली क्रिश्चियनिटी, उसका एक सेगमेंट था। मतलब एक रेफरेंस भी आता है कि ब्रिटेन वाली क्रिश्चियनिटी में मानते हैं कंजर्वेटिव्स की प्रिजर्व रहनी चाहिए हिस्ट्री, लेकिन जो स्टाइल था वो ग्रीक क्रिश्चियनिटी का था, ग्रीक क्रिश्चियनिटी, ग्रीक क्रिश्चियनिटी। और ये सारे इंक्लूडेड थे कंट्रीज प्लस मॉडर्न रशिया, मॉडर्न रशिया। ये स्केल था उस टाइम के ब्रिटिश एम्पायर का, 19th सेंचुरी के 1914-17 तक, मेरे ख्याल में सोवियत यूनियन में भी इंक्लूड हो ही गया था मेजरली कंट्रीज। फिर 1991 में सेपरेशन हुआ था ना, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। थोड़ा और देख लेते हैं। हाँ एक मिनट, ब्रिटिश एम्पायर बोल दिया था मैंने गलती से, वो रशियन एम्पायर था थोड़ा, या मुझे इस सेगमेंट ऐड करना पड़ा है। मैं चाहता हूँ कोई भी एरर की गुंजाइश ना हो आप लोगों के बीच में। गलती से मैंने बोल दिया था ब्रिटिश एम्पायर, एक्चुअली रशियन एम्पायर था, माइनर मिस्टेक हुई थी, मेरे ख्याल में आप समझ भी जाओगे, बट आई विश कि आपके लिए कोई भी मिस्टेक ना हो। देख रहे हो कितना ध्यान रखता हूँ मैं आप लोगों का। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा इकोनॉमी सोसाइटी डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे रशियन रेवोल्यूशन हुआ। अब ना इकोनॉमी एंड सोसाइटी को देखते हैं थोड़ा। खेती बाड़ी अपनी आ जाती है इसमें बहुत ज़्यादा। किसी भी कंट्री को ले लो आप हिस्ट्री में, ज़्यादातर है ना मेन जो अटेंशन रही है वो फार्मिंग की रही है। 85% जो पॉपुलेशन थी ना, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एग्रीकल्चर से अपना लाइवलीहुड या इनकम डिराइव करती थी रशिया में, अर्ली 20th सेंचुरी में, बेसिकली 1900s की बात हो रही है यहाँ पे। 85%, और बाकी थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और वर्कर्स वगैरह, वर्कर्स। इनकी ना कंडीशंस अलग अलग थी, ये सिटी में थे, ये कंट्री साइड में यानी कि विलेज में, कंट्री साइड विलेज। तो इनकी ना थोड़ी कंडीशंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा ना वो भी देख लेते हैं, जो पीजेंट्स थे ना, कंट्री साइड में ही होंगे पीजेंट, सिटी में तो कोई फार्मिंग करेगा नहीं। वो नोबल्स की ना रिस्पेक्ट वगैरह इतनी खास नहीं करते थे कोई रशिया में। ऐसे फ्रांस में है ना एक किस्सा आता है, ब्रिटेनी का किस्सा है, ब्रिटेनी एक जगह है फ्रांस की, उसमें ना क्या करते हैं पीजेंट्स नोबल्स के लिए फाइट करते हैं। लेकिन रशिया में भाई, हालांकि नफरत वहां पे भी थी, लेकिन कुछ पीजेंट्स करते थे। रशिया में नोबल से ज्यादा तो किसी से नफरत ही नहीं थी। नोबल्स वो मानते थे कि जो लैंड है ना, नोबल्स और चर्च द्वारा ओन की जाती है ज्यादा, वही काम फ्रांस वाला है यहाँ पे, कि ना मतलब कुछ करा है नहीं जिंदगी में, पर अपनी एरिस्टोक्रेसी अपर क्लास में पैदा होने की वजह से, जार था ना जो जार निकोलस टू अपना राजा रशिया का, उससे डायरेक्टली नोबल्स लैंड ले रखे थे, और चर्च वगैरह भी। तो इनसे हेट बहुत ज्यादा थी, हेट थी, ऐसा कोई इतनी हेट थी कि मतलब फ्रीक्वेंटली ना किससे आते थे कि नोबल्स को मर्डर कर दिया, उनके घर जला दिए बदला लेने के लिए पीजेंट्स ने, क्योंकि पीजेंट्स का क्या है, गरीब बेशक है, पर वही बात है ना, खोने के लिए कुछ है नहीं, कर दिया मर्डर, सनक गई। ये चीज, ये किस्से ना बहुत देखने को मिले थे साउथ रशिया में। साउथ रशिया क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है खेती के लिए, ऊपर तो फिर वही स्नो वगैरह इतनी कुछ खेती होती नहीं है, तो ज़्यादा किस्से जाहिर सी बात है साउथ रशिया में ही मिलेंगे। 1902 से 1905 तक, 1905 में बेसिकली पूरी रशिया में फैल गया था, ऑल ओवर रशिया। 1902 में स्टार्ट हुआ था साउथ रशिया से ये मर्डर वगैरह के किस्से। हाँ एक और क्वालिटी थी पीजेंट्स की वहाँ पे, एक और क्वालिटी थी, ये लिख लेना। पीजेंट्स ना, पीजेंट्स जो लोग पीजेंट्स लोग थे, वो ना एक दूसरे की बहुत सोचते थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ रहे मेरी जमीन है, मेरी यहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ी कर दी, इतना नहीं था। वो ना विलेज की ना कलेक्टिव कम्युनिटी होती थी, लैंड पीजेंट्स की नहीं होती थी, जिसे कम्यून, विलेज कम्यून की, जिसे मीर भी बोलते, मीर, कलेक्टिव कम्युनिटी होती थी लैंड। तो पीजेंट्स क्या करते थे, पीजेंट्स ना अपनी लैंड को कभी कई कई बार ना इकट्ठा लाते थे, और उसे ना फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अपने भलाई के लिए दूसरे अपने साथियों की। क्योंकि हो सकता है एक बंदे की फैमिली ज़्यादा बड़ी है,
उसको ज़्यादा ग्रेन्स की ज़रूरत है। हाँ, ग्रेन से याद है, रशिया इस टाइम पे अर्ली 20th सेंचुरी में मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन्स का, मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता था, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते थे लैंड्स इकट्ठे। देखो मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, मान लो ये मैं हूं, ये आप में से कोई है, मान लो ये चिंटू है, मेरे पास ये लैंड है, और मान लो ये है, ये छोटा भीम है, और मेरे इसके पास ये लैंड है, और इसके पास ये लैंड है। इसकी फैमिली ना 4 मेंबर्स है, इसकी फैमिली, इसकी में 2 हैं, मेरी में 1 है। तो जाहिर सी बात है, लेकिन हम सारे दोस्त हैं, हम सारे मिल बांट के रहते हैं, हम पीजेंट्स हैं, और ये मीर है, विलेज कम्युनिटी। हमने अपनी लैंड इसको सौंप दी, क्योंकि इनकी थी बेसिकली, सौंप तो क्या दी, इन्होंने उसे एक लैंड मान लिया और नीड्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इतनी गई इसके पास, अब ये वाली छोटी वाली आ गई चिंटू के पास, और मेरे पास मीडियम ही रही, मेरे पास उससे भी छोटी बेसिकली, क्योंकि मेरे फैमिली में 1 मेंबर है। तो ऐसे ना जनरेशन्स में, सीजन्स टू सीजन्स, किसी की फसल फसल बेकार हो गई, रीडिस्ट्रीब्यूट करते रहते थे। मेजर फीचर है पीजेंट्री का रशिया में। ठीक है, अब लेबर्स पे आ जाते हैं, लेबर्स पे आ जाते हैं। अब ना लेबर्स का देखो, देखो बेसिकली ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो पहले से ही स्टार्टेड था, ये बात मानोगे, लेकिन 1890s में ना एक मेजर चीज होती है, 1890s में ना एक मेजर चीज होती है, जो रशियन रेलवे है ना, वो एक्सटेंड होती है, रशियन रेलवे एक्सटेंड होती है। तो ये एक्सटेंड होने से क्या होता है, क्या होता है एक्सटेंड होने से? अपने आप से पूछो, अगर पटड़ी तुम ज्यादा बिछा रहे हो, रेलवे बढ़ रही है, तो कहीं से फंड भी आ रहा होगा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, बहुत बढ़ गया था उस टाइम पे रशिया में, बेसिकली बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था। अब जो उस टाइम पे ट्रेन बिजली से तो चलती नहीं थी, कोल से चलती थी, तो कोल का जो प्रोडक्शन था ना, वो डबल हो गया था, कोल का प्रोडक्शन डबल हो गया था बेसिकली। 1850s में तो रेलवे का इन्वेंशन हुआ था, तो 90s में यहाँ पे रेलवे बढ़नी जायज बात थी, तो कोल का जो प्रोडक्शन था वो 2x हो गया। ठीक है, एंड जो आयरन और स्टील है, उसका जो आउटपुट था वो क्वाड्रपल्ड हो गया, मतलब 4x हो गया। ये तुम्हें लग रहा होगा मजाक, लेकिन ये मजाक नहीं है। अगर कहीं पे 500 ग्राम आयरन निकल रहा है, तो वहां पे 2 kg प्लस आयरन, ये मजाक नहीं है, ये इसका स्केल बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। अब ये वर्कर्स देखो, इनकी हाल देखो, इनके चेहरे देखो भाई, इनके चेहरे देखो, एक होप है टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस समडे। ये कपड़े देखो, ये लिटरल सीवर्स में काम करते थे, लिटरल ड्रेन्स में काम करते थे, लिटरल फैक्ट्रीज में काम करते थे, सूरज नहीं देखते थे कई कई दिनों तक। ये हाल थे वर्कर्स के। तुम अपने आप को इमेजिन करो, तुम ऐसी जगह पे रह पाओगे एसी से बाहर निकल कर, रह पाओगे? अपने पंखे, अपने कूलर, अपनी लग्जरियस लाइफ से बाहर निकल कर ऐसी जगह पर रह पाओगे? तो वही हाल था वहां पर। तो बेसिकली ना, जो ज्यादातर फैक्ट्रीज थी, ज्यादातर जो फैक्ट्रीज थी, वो प्राइवेट ओनर्स ओन करते थे, प्राइवेट ओनर्स। जो वेजिस थी वो बहुत कम थी, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे। ये क्लासिक पॉइंट्स है जो तुम किसी में भी लिख सकते हो। 15-16 आवर्स तक जाते थे। हाल और ये शॉप्स की बात हो रही है, क्राफ्ट्समैन भी थे, क्राफ्ट्समैन शॉप की बात हो रही है। हालांकि जो गवर्नमेंट थी वो अश्योर करती थी 10-12 आवर्स हों, बट इंस्पेक्शन इतना घटिया था। इंस्पेक्शन जो था, इंस्पेक्शन क्या होता है बेसिकली, एक इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर आता है जो देखता है कि हाल कैसे चल रहे हैं। वो इतना करप्टेड और इतना घटिया था, इंस्पेक्शन करने के बावजूद 10-12 आवर से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंटली 15 से 16 घंटे देखने को मिलता था वर्किंग आवर्स। ठीक है, अभी वर्कर्स का थोड़ा और देखते हैं, स्लाइड क्लियर कर लूँ मैं। हाँ, और ये बात बताओ, जैसे 1890s में, मैं बताऊं 1890s में, 1890s में
जैसे रेलवे का वो बढ़ा, ये कोल का आउटपुट बढ़ा, ये मेटल्स का आउटपुट बढ़ा, तो जाहिर सी बात है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बहुत बढ़ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बहुत बढ़ गया, इंडस्ट्रीज का नंबर्स बहुत बढ़ने लगा, तो जाहिर सी बात है जो वर्कफोर्स है, जो वर्कर्स है, उनका नंबर बढ़ने लगा और ये एक सिग्निफिकेंट चीज बनने लगी। पहले इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन अब वर्कर्स लाइमलाइट में आने लगे क्योंकि नंबर्स बहुत बढ़ रहे थे। जो वर्कर्स थे ना वो स्किल बेसिस पे डिवाइडेड थे, स्किल बेस्ड मैच मेकिंग हो रखी थी। वो होती है ना मैच मेकिंग स्किल बेस्ड, पबजी वगैरह में स्किल बेस्ड मैच मेकिंग। तो सबसे सुपीरियर मानते थे अपने आप को मेटल वर्कर्स। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि मेटल वर्कर्स जो है ना, उसमें सबसे ज्यादा स्किल चाहिए होता है आयरन को मेल्ट करने में, या फिर मेटल्स को मेल्ट करने में, उन्हें शेप करने में, उन्हें उन्हें क्लासिफाई करने में स्किल चाहिए होता है, और थोड़ी साइंटिफिक नॉलेज भी चाहिए होती है। तो ये अपने आप को हाईली स्किल्ड और मानते थे, और इनकी पे भी ज्यादा होती थी। लेकिन जो बाकी वर्कर्स थे ना, उनकी पे बिल्कुल बेकार होती थी, बिल्कुल बेकार होती थी। और ये बकायदा सेंट पीटर्सबर्ग का एक, पीटर्सबर्ग, और पहले मैं बता दूं, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को एक मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स है एक्चुअली, रशिया के हाईली पॉपुलेटेड मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स। सेंट पीटर्सबर्ग का एक मेटल वर्कर कोट करता है कि वो बेसिकली ना एरिस्टोक्रेट्स, नोबल्स की तरह है नॉर्मल वर्कर्स में, नॉर्मल वर्कर्स में एरिस्टोक्रेट्स की तरह है। इनका इतना ज्यादा रुतबा है नॉर्मल वर्कर्स में, उनसे इतनी ज्यादा पे है, लेकिन बाकी वर्कर्स की बहुत बेकार हाल थे, नॉर्मल वर्कर्स के हाल बहुत खराब थे। और एक और चीज, वुमेन वर्कर्स, जो कि बेसिकली 31% ऑफ द वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूट करते थे 1914 तक, ये स्टेट्स 1914 के हैं, 31%, जो कि इतना बेकार नंबर नहीं है उस टाइम के हिसाब से। एंड 31% करने के बावजूद ना इनकी वेजेस ना सिग्निफिकेंटली लो होती थी भाई। औरतों की तो ना पहले से ही हालत खराब कर रखी है समाज ने, सच बता रहा हूं मैं। लेकिन इसके बावजूद ना टाइम टू टाइम ना वर्कर्स रीयूनाइट हुए हैं और उन्होंने फोर्सेस निकाली। जैसे तुम्हें पता होगा ब्रिटेन में मैंने बताया था लेबर पार्टी बनी थी, तो टाइम टू टाइम स्ट्राइक्स हुई हैं। 1886 1896 सॉरी, एंड 1897 के बीच स्ट्राइक्स हुई, और एक मेजर मेटल इंडस्ट्री में स्ट्राइक देखने को मिली 1902 में, मेटल इंडस्ट्री स्ट्राइक, ये नोट डाउन कर लेना है, 1902 की मेटल इंडस्ट्री स्ट्राइक एक मेजर स्ट्राइक थी रशिया में। अभी हमने सोशलिज्म यूरोप में देखा, अब हम सोशलिज्म थोड़ा रशिया में देखेंगे और बिल्कुल रेवोल्यूशन की तरफ जाएंगे कि एकदम क्या हो गया। जाहिर सी बात है हाल तो तुमने देख लिया, इनके चेहरे देखो, दे वर फिल्ड अप, वी हैव हैड इनफ, दिस इज देयर लिटरल रिएक्शन। अब भाई बस बहुत हो गया, अब ये आर्या पार होगा। हाँ तो अब आ जाओ सोशलिज्म इन रशिया पे। सोशलिज्म इन रशिया, टू बी प्रिसाइज, जहां पे हमारा रेवोल्यूशन मेजरली पार्ट लेगा। तो एक है ना पार्टी फॉर्म होती है जिसका नाम था द रशियन रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी है ना तो यही है, पार्टी डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये फॉर्म होती है 1898 में, ठीक है। अभी इस पार्टी पे बाद में आएंगे। ये एक्चुअली, चलो थोड़ा बता ही देता हूँ, ये एक्चुअली ना मार्क्सिस्ट, जो कार्ल मार्क्स थे ना अपने अल्टीमेट सोशलिज्म, अल्टीमेट बिल्कुल वाला, उसको फॉलो करती थी। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट पार्टी, ऑर्थोडॉक्स मतलब क्लासिक, ओरिजिनल, पुरानी सोच। मार्क्सिस्ट में पुरानी सोच मतलब ओरिजिनल सोशलिज्म, ऐसा कोई डेवलप्ड सोशलिज्म नहीं। अल्टीमेट सोशलिज्म होना चाहिए, सब बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल। उसी पे यही जीतती है एक्चुअली पार्टी आखिरी में, बोल्शेविक फैक्शन जीतता है इनका। एंड बाद में फिर तुम्हें पता है 1991 तक कितनी ज्यादा क्रूअल और स्ट्रिक्ट सोसाइटी होती है सोवियत यूनियन की। हालांकि एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी होती है, बट कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्टनेस होती है, ठीक है। तो एक और पार्टी बनती है 1900 में बोलते हैं वैसे तो, वैसे 100 ही बोल लो, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। पार्टी ये पार्टी मानती है कि पीजेंट्स को लीड करना चाहिए रेवोल्यूशन सोशलिज्म का। क्योंकि पीजेंट्स क्या है, पीजेंट्स वो वाली बात बताई थी ना मैंने, वो कम्यून में दे देते हैं अपनी लैंड, कम्यून के द्वारा कंट्रोल होती है, उसको साथ में लाते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लैंड को।
मतलब एक दूसरे का इतना सोचते, बोलते पीजेंट्स वर द ट्रू सोशलिस्ट्स, ठीक है। लेकिन व्लादिमीर लेनिन ना जो लीडर थे इनके डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के, लेकिन ना मतलब ये सोल लीडर तो नहीं थे, ये हमारे ये हैं, ये भाई साहब, ये टकलू भाई साहब है ना, ये है व्लादिमीर लेनिन, एक इंपॉर्टेंट लीडर है ये। इनके वन ऑफ द मेन प्रोमिनेंट लीडर्स थे, मतलब सोल लीडर नहीं थे डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के, लेकिन वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स थे। 1898 में फॉर्म हुई थी ये। इन्होंने ना इनको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया था, बोल रहे थे कि पीजेंट्स नहीं भाई, क्योंकि कुछ पीजेंट्स ना रिच थे, लैंड ओनर्स भी तो पीजेंट्स ही हुए जिनकी ज्यादा ज्यादा लैंड थी, और कुछ पुअर थे। इतने ज्यादा डिविजन्स हैं इनमें, तो ये सोशलिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जिनका लिटरल मीनिंग है सेम, इक्वालिटी। उन्होंने इसको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। हाँ, और एक और बात यहाँ ऊपर देखो, 1903 में इनका फैक्शन अलग हो गया था इस डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी से, और उस ग्रुप को बोला गया था बोल्शेविक्स ग्रुप, और जो बच गया था ना पीछे वो था मेंशेविक्स, ठीक है। इस पे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसके बारे में। तो अपने ना एक बार बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स के ना क्लासिकल डिफरेंसेस देख लेते हैं, जो सीधा बहुत ज्यादा पूछा जाता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बेसिकली दोनों डिवाइडेड हुए थे, सोशलिस्ट, लेबर कह लो, वर्कर कह लो, वर्कर डेमोक्रेटिक पार्टी से 1903 में। जो व्लादिमीर लेनिन थे ना, उनका मानना था कि बहुत ही कंट्रोल्ड होनी चाहिए क्वांटिटी मेंबर्स की, बहुत ही हाईली डिसिप्लिन थे, और उनका मानना था कि, उनका लिटरली ये मानना था कि बाय हुक और बाय क्रुक, बाय फोर्स, वायलेंस, पीछे नहीं हटेगा अपन, जार निकोलस को नीचे लाना है एंड सोशलिज्म एस्टेब्लिश करना है। एक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, हाईली डिसिप्लिन्ड। और जो मेंशेविक्स थे ना, बेसिकली इनका लिटरल मीनिंग है माइनॉरिटी, और बोल्शेविक्स का है लिटरल मीनिंग मेजोरिटी, क्योंकि मेजोरिटी बोल्शेविक साइड चले गए थे। मेंशेविक्स का मानना था कोई भी ओपन टू ऑल होना चाहिए, जो पार्टी है ओपन टू ऑल, एंड वी शुड टेक इट स्लो एंड ग्रेजुअल, और वायलेंस पे ज़्यादा हमें वो नहीं करना चाहिए, वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे, ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए, ग्रेजुअल चेंज। तो इनकी आइडियोलॉजी पूरी बदल गई, और व्लादिमीर लेनिन अलग हो गए अपना 1903 में, ठीक है। और ऐसा ही ना, ऐसा जैसे ये ओपन बोल रहे थे कि ओपन होनी चाहिए, ऐसा ही जर्मनी में भी था। जर्मनी में भी ओपन थी डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी सबके लिए, लेकिन भाई ने अपना अलग ग्रुप बना लिया, और ये बोल्शेविक्स ही हैं जो आगे जाके रेवोल्यूशन करेंगे, हाथापाई करेंगे, एंड इवेंचुअली दे विल कम टू पावर, एंड व्लादिमीर लेनिन विल बी द डिक्टेटर ऑफ सोवियत यूनियन, सो कॉल्ड लीडर। अब इसके बाद ना 1903 देख लिया हमने, इवेंट्स देख ली, बैकग्राउंड देख ली, अपन असली रेवोल्यूशन पे चलते कि लड़ाई कैसे होनी स्टार्ट होगी। 1905 का रेवोल्यूशन स्टार्ट होएगा अब, उसको देखेंगे, ठीक है। अगली स्लाइड पे चले, चलो। सो फॉर नाउ लेट्स रैप इट अप इन स्टाइल, ये। तो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया हमारा, तो कहीं जाना नहीं है, इसी चैनल पे पार्ट 2 प्लेलिस्ट में देखना, आप पार्ट 2 मिलेगा आपको। और इससे ना ये मत सोचना कि यार कौन देखेगा 2 पार्ट। अगर आपको इजी लैंग्वेज में, इजी स्टाइल में देखना है, तो आपको पार्ट वाइज देखना चाहिए। और ऐसा तो है नहीं कि मैं 10 पार्ट की सीरीज निकाल रहा हूँ, 5-6 घंटे की बन गई। 45 मिनट्स के, 50 मिनट्स के 2 पार्ट, कोई ज़्यादा नहीं है। आपका चैप्टर डिटेल में कवर हो जाएगा, आपको इसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। एंड ट्रस्ट मी, स्टोरी फॉर्मेट में, इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल डिटेल में, अगर आपको समझ आ रहा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड देखो, बोला भी नहीं जा रहा है मुझसे, मेरा पहली बार है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, ताकि सपोर्ट बनाए रखिए। एंड सपोर्ट दिखेगा मुझे तो मैं इवेंचुअली पूरा कोर्स, देखो मुझे लॉन्च करना ही है फ्री में, फ्री में पूरा कोर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री से लेके पूरी सोशल साइंस एंड क्वेश्चन आंसर सीरीज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड मेक श्योर टू वॉच पार्ट 2 एंड बने रहिएगा, ठीक है।
सो एंजॉय स्टडीज एंड बर्डन नहीं लेना है किसी को भी, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट हमें अपना बेस्ट देना है। ओके, बाय बाय।